दोस्तों आज के टॉपर स्टॉक में है मेरे साथ निहाल उमर। निहाल बांदा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्होंने बीटेक किया है आईईटी लखनऊ से 2021 में पास आउट हैं। निहाल ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2023 गेट में 9th रैंक अचीव की है। फर्स्ट ऑफ ऑल निहाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। 9th रैंक मीन्स टॉप 10। इस रैंक को लाने के लिए क्या इन्होंने कुछ डिफरेंट किया जिससे इनकी ये रैंक आई, इन्हीं से जानते हैं। निहाल ने पहले भी गेट के एग्जाम लिखे हैं। 2021 में इनका रैंक था 4500, 2022 गेट में रैंक था 3500 और इस बार 2023 में गेट रैंक है 9th। तो पिछले 2 सालों के कंपैरिजन में इस साल ऐसा क्या किया इन्होंने कि रैंक सडनली इनका टॉप में पहुंच गया। निहाल, सबसे पहले मेरा यही सवाल है कि आपने पहले 2 साल भी गेट का एग्जाम लिखा और Yes, इस sir. बार तो इस बार क्या डिफरेंट था? सर मैं कहूँगा कि इस बार कंसिस्टेंसी थी मेरे साथ। हम्म, जैसे लास्ट 2 टाइम्स में 2021 में जब कॉलेज पास आउट किया तो जो लास्ट के 4 महीने दोनों साल पे मेरी पढ़ाई छूट जा रही थी और दोनों का वजह तो कोविड का क्राइसिस ही था। हम्म, बट किसी ना किसी वजह से लास्ट के 4 मंथ्स पढ़ाई हो ही नहीं पा रही थी हम्म, इस बार, और वो ऑनलाइन कोर्सेज भी थे। हम्म, इस बार जब ऑफलाइन कोर्स लिया तो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मार्च टिल द एंड ऑफ द जनवरी हम्म, जो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करी मैंने हम्म, कि नवंबर से टेस्ट सीरीज भी रिगरसली देना, उसके पहले क्लास डेली जाना, उसको रिवाइज करना हम्म, और शॉर्ट नोट्स, टेस्ट सीरीज, न्यूमेरिकल्स, जो कंसिस्टेंसी थी हम्म। उसको मैं क्रेडिट दूंगा कि उसकी वजह से ये डिफरेंस आ पाया है। आपने बताया कि आपने मे डीजी का 2021-22 के लिए ऑनलाइन कोर्स किया था। जी उसके बाद फिर आप ऑफलाइन में दिल्ली सेंटर में आ गए जी और आपने ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन किया, क्लासरूम कोर्स 2022-23 के लिए, जी। और इस साल आपका रैंक आ गया। तो ऑनलाइन कोर्स और ऑफलाइन आपने दोनों अटेंड किए, दोनों में आपको क्या डिफरेंस फील हुआ? सर ऑनलाइन कोर्स के साथ सर ये है कि आप कंस्ट्रेंट में बंधते नहीं हैं। हम्म, ऑनलाइन कोर्स में आपको पता है कि हाँ मेरे पास वीडियो है, मैं कभी भी देख लूंगा, कभी भी। कभी भी देख लूंगा। आज 6 घंटे का लेक्चर अपलोड हुआ, आज मैंने 2 घंटे देखा, अब 4 घंटे में कल देख लूंगा। हम्म, तो एक तो ये चीज थी कि उसमें कंस्ट्रेंट मेरा नहीं था, ऊपर से मैं घर पे था। हाँ, तो घर पे जॉइंट फैमिली होने की वजह से मैं वो टाइम उस तरह से दे ही नहीं पा रहा था गेट के स्टडीज को जो मुझे देना चाहिए था। तो और अक्टूबर के बाद से तो फिर मैं ऑनलाइन कोर्स भी कंटिन्यू नहीं कर पाया अपना। तो दोस्तों इनका कहना यह है कि ऑनलाइन कोर्स में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कई बार वो आपको उल्टा जी नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि आपको तो ये पता है कि इसमें वीडियो है और वीडियो बाद में देख लेंगे, और वो फिर हर मुझे साल कोई ऐसे ही टलते जाता हर बांधने बार। वाली चीज नहीं मिल रही थी कि कोई जो जो ऑफलाइन कोर्स बांधता है कि सुबह 7 बजे आपको क्लास पहुंचना ही है। और पहुंचना है तो पहुंचना है और हाँ, फिर क्लास 6 घंटे करना है। अदरवाइज वो डे नहीं मिलेगा फिर। यस। तो ऑफलाइन कोर्स का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो यही है कि आप फोर्सफुली, किसी न किसी प्रेशर में सही, लेकिन आप क्लास करते हैं और वहीं पर नोट्स पूरे बन और जाते जो टीचर से जो लाइव इंटरेक्शन होता है, जैसे जगदीश सर भी ये बात मेंशन किया करते थे हैं। कि ऑफलाइन कोर्स में जो टीचर से लाइव इंटरेक्शन होता है उस वो पढ़ने का मजा एक अलग ही होता है। या राइट। अच्छा, बात करते हैं कि आप तो बांदा के चित्रकूट के पास के रहने वाले हैं, जी तो आपके घर का माहौल कैसा था पढ़ाई में? आपके क्या आपके परिवार में कोई और भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले गेट में अच्छी रैंक या किसी और एग्जाम में हाँ। सफलता हासिल की हो? मेरे एक भैया हैं, वो मौदाहा के हैं। उन्होंने मतलब मैं तो उस समय छोटा था काफी। उन्होंने आईएसएम धनबाद से बीटेक किया है और उन्होंने गेट में 13th रैंक लाए थे वो एक बार। ग्रेट। हाँ, और मेरे 2-3 भैया लोगों ने मतलब आईआईटी ने क्रैक किया हुआ है, जेई मेंस। उस समय तो एआई ट्रिपल ई और आईआईटी जेई अलग अलग होता था, राइट। सन 2007 की बात है हाँ शायद। हाँ। तो उन्होंने तो आईआईटी कानपुर तो से बीटेक आपके किया हुआ है। फैमिली का बैकग्राउंड कहीं ना कहीं ऐसा है कि आपको एक इंस्पिरेशन मिला, हाँ, मुझे कहीं ना कहीं ये फोर्सफुली वो ये था कि नहीं, रास्ता इंजीनियरिंग की लाइन में ही इंजीनियरिंग। जाना है। राइट। तो ये तो अच्छी बात है। अब गेट में 9th रैंक के बाद अब आगे का क्या प्लान है? सर मास्टर्स करना है, पब्लिक सेक्टर में जाना है या कुछ और करना है? अभी तो मतलब एज अ करंट अभी तो मैं ईएससी मेंस की तैयारी कर रहा हूँ कि अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया? वेरी गुड। और उसके बाद पब्लिक सेक्टर को ही मैंने वो बना रखा है कि इनवेरिएबली मैं देख रहा हूँ कि जिनका गेट में रैंक अच्छा है उनका सबका प्रीलिम्स क्लियर हुआ है। मैंने कई हाँ सारे लोगों के टॉपर स्टॉक किए, तो उनमें से मैक्सिमम लोगों का इंजीनियरिंग सर्विस का प्रीलिम्स क्लियर है। तो जो गेट की तैयारी करते हैं मुझे लगता है उनका ईएएस का भी तैयारी हो जाती है, या फिर हाँ, ईएएस की और गेट की तैयारी साथ साथ करते हैं? ये सर मुझे पहले पता नहीं था जब मैंने, क्योंकि मेरा फोकस था कि जैसे 2 साल इतना बुरा परफॉर्मेंस रहा तो एक कहीं ना कहीं एक माइंडसेट ये हो गया था कि किसी ना किसी तरह से बस एक जॉब सिक्योरिटी मिले और
फिर इस लाइन से हट ले। लेकिन जब ये बैच ज्वाइन किया ये वाला, हम्म। और मेरा पर्सनली वो नहीं था कि मैं ईएससी का फॉर्म भरूं, मेरा एक दोस्त ने मुझे पीयर प्रेशर दिया कि नहीं तुम भरो। तो मैंने और फिर जब मैंने पेपर दिया तब मैंने देखा कि जो गेट की तैयारी मैंने जिस लेवल पे कर रखी है उससे तो बहुत मतलब कम लेवल पे ही एसी का टेक्निकल पोर्शन आता है, तो वो तो बहुत इजीली आप क्रैक कर सकते हो अगर आप सिर्फ गेट की तैयारी कर लो तो। तो ये जो पीयर प्रेशर की बात आपने की, ये तो मेडी जी की क्लासेस में ही होता है, हाँ। क्योंकि यहाँ इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो आईईएस का भी फॉर्म भर रहे होते हैं, तो जो लोग नहीं भी भरते उनको भी एक प्रेशर आ जाता है कि हम भी भर देते हैं। साथ वालों को जब आप देखेंगे कि जब हम क्लास से निकलते थे और साथ वाले की अभी हमको ईएस की क्लास भी करनी है, तो वो एक्चुअली दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द कोचिंग क्लास, कि अगर कोई भी एग्जाम आप मिस कर रहे हैं या किसी लेवल तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो जो पीयर प्रेशर होता है अपने फ्रेंड्स का, उनको देख कर के आप इंस्पायर होते हो या उनके थ्रू आप प्रेशर में आते हो एंड यू आल्सो स्टार्ट परफॉर्मिंग कि मुझे भी भरना है फॉर्म, करना है। तो ये जो लर्निंग फ्रॉम फ्रेंड्स होती है, दिस इज आल्सो वेरी गुड वे टू गेट सेलेक्टेड। आगे बात करते हैं कि जब आपकी तैयारी स्टार्ट हुई, क्योंकि आप 2 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं ऑनलाइन फिर ऑफलाइन, तो आपके घर का पढ़ाई का शेड्यूल क्या होता था? जब ऑनलाइन वाला जो कर रहे हाँ, थे, पहले जब ऑनलाइन में क्या शेड्यूल होता था और अभी क्या शेड्यूल था इस बार? ऑनलाइन में तो सर मैं 3-3 घंटे के सेशंस करके रिकॉर्डेड वीडियो देखता था। लेकिन बस वही है कि वो 3 घंटा, कभी 2.5 घंटे, कभी 1.5 घंटे, अब कभी सुबह नहीं उठ पाए तो वो सेशन ही स्किप हो गया। तो लाइव क्लास नहीं देखते थे आप? नहीं, मैंने बहुत लेट ज्वाइन किया। मेरा एक्चुअली अच्छा। कोविड की वजह से जब वो मेरा कॉलेज ओवर हुआ वो अगस्त में ओवर हुआ, तो मैंने इसलिए ऑनलाइन कोर्स फरवरी वाला ज्वाइन किया कि मुझे रिकॉर्डेड वीडियो ज्यादा मिल जाएंगे। तो वो खैर कर नहीं पाया, लेकिन मैं सोचा ये था कि 9-9 घंटे भी देख लेंगे दिन में, वो हो नहीं पाया, लेकिन मैंने इसलिए फरवरी वाला बैच ले लिया। तो रिकॉर्डेड वीडियोस देखता था, लेकिन एक दिन में कभी मैक्सिमम मेरा 6 घंटे गया है देखने तो का। ऑनलाइन में तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म थे, आपने मेडी जी को ही क्यों चुना? तो वो तो रिनोन्ड वो है कि फैकल्टी तो यहाँ की बेस्ट है, ये तो हम लोग कॉलेज टाइम से देख रहे हैं कि गेट के लिए, और यहाँ से अच्छा मैं कहाँ जाऊँगा। तो दोस्तों, इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट दोनों की तैयारी एक साथ हो सकती है। इन्होंने भी यही किया है और इनका प्रीलिम्स भी क्लियर हुआ है आईईएस का, गेट में 9th रैंक, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका गेट और ईएससी दोनों एक साथ क्लियर होता है। आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज ए स्टूडेंट, हिज नेम इज विकास, उनका ईएस में भी फर्स्ट रैंक आया और गेट में भी फर्स्ट रैंक आया, और उसी साल आया। अच्छा, ऐसे एक ही साथ और एक ही साल में। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं और दोनों एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं। बात करते हैं निहाल फर्दर, जैसे जब आपने यहाँ पर आ गए ऑफलाइन में, तो ऑफलाइन में क्लासेस ऑब्वियसली मतलब सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो 6-6 घंटे 7-7 घंटे क्लासेस चलती हैं। कितना टाइम आपको मिलता था पढ़ाई करने का, सेल्फ स्टडी का? सेल्फ स्टडी सर कुछ ही दिन हुए होंगे जब मैंने ना करी हो, वरना मेरा डेली का रूटीन ऐसा रहता था, क्लास करके आए, उसके बाद फ्रेशन अप हो गए आधा 1 घंटा में, फिर मैं छत पे चला जाता था अपने रूफटॉप पे। और मेरी पढ़ने की ऐसी आदत थी कि नोट्स ले लिए और नोट्स को एक जगह रख दिया, और हम चलते चलते वॉकिंग करते करते मन में ही रिवाइज करता था। अगर कहीं डाउट फंसा तो रुक गए, किताब पलट के बस देखा और उसको बंद किया। तो इससे ये होता है कि आप करते करते आपको पूरा जो क्लास नोट्स है वो आपके दिमाग में आ जाएंगे, आपको फिर दोबारा कभी खोल के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको कहते हैं मनन। हाँ, तो आपने किताब रख दी अपने टेबल पर या चेयर पर, वॉक कर रहे हैं और आप ना अंदर ही अंदर रिवाइज कर रहे हैं, खुद से बात करते हुए। हाँ। और जहां पर नहीं याद आ रहा है बस देख लिया, रुके, किताब को देखा और फिर शुरू कर दिया। तो दोस्तों, इसको कहते हैं मनन, सेल्फ संज्ञान। तो जो रिवीजन है ना, वो अलग अलग तरह से कर सकते हैं, कई सारे मेथड्स हैं, बट दिस इज वेरी गुड मेथड। अब आगे बात करते हैं एग्जाम प्रेशर का। जब एग्जाम का टाइम आता है, 2 महीने 1 महीने बचे होते हैं, तो एक ना फियर डेवलप होता है कि इतना सारा पढ़ना है, रिवीजन करना है। तो आपकी रिवीजन स्ट्रेटजी क्या थी कि एग्जाम के पहले आपने सारा रिवाइज कर रखा था या एग्जाम के 1-2 महीने पहले ही? नहीं, एग्जाम के पहले सर सारा रिवाइज नहीं था मेरा। मेरा पढ़ने का तरीका ये था कि जैसे क्लास में हर टीचर आके बोलते थे कि शॉर्ट नोट्स बनाइए, तो मेरा पर्सनल था कि शॉर्ट नोट्स जिस भी बार बनाओ, बस वो एक बार बनाओ, उसके बाद रख दो। कि हर बार मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा तो वो कहीं ना कहीं वो मेरे दिमाग में बैठते। हाँ, तो शुरुआत में जैसे जिस कॉपी पे, मैं तो ये करता था कि जिस कॉपी पे चल रही है क्लास, बड़ी कॉपी ले ली, आगे क्लास चल रही है, उसी दिन रात में कॉपी के पीछे शॉर्ट नोट्स बनते जा रहे हैं। और फिर उसके बाद लास्ट में जब मिड नवंबर आ गया, जब आपका एग्जाम का प्रेशर डेवलप होता है, फिर मैंने हर सब्जेक्ट का अपने मन से एक पर्टिकुलर कॉपी पे हर सब्जेक्ट बस लाइन बाय लाइन सारे सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बस अपने आप से बनाए
और वही मेरा रिवीजन हो गया। तो दोस्तों शॉर्ट नोट्स की जो इम्पोर्टेंस है वो आप देख सकते हैं कि मतलब शॉर्ट नोट्स वाकई हेल्प करते हैं लास्ट में। निहाल, एक और मेरा सवाल है कि जब 3 घंटे पेपर देते हैं और जो एग्जाम प्रेशर होता है, उस एग्जाम प्रेशर में 3 घंटे एरर फ्री परफॉर्म करना, उसके लिए क्या क्या आपने स्टेप्स किए, कितनी प्रैक्टिस की, रिहर्सल की, ताकि आपके एग्जाम में गलतियां ना हो? उसके सर ये तो मैंने इस वजह से ये ऐसे किया कि अगर वहाँ एग्जाम में मुझे 3 घंटे परफॉर्म करना है तो मैं रूम पे बैठ के अगर 8 घंटे कर लेता हूँ तो फिर वहाँ पे तो रूम से अच्छा ही कर पाऊंगा। तो मैं जब टेस्ट सीरीज देने बैठता था तो जो जैसे मेडिजी की टेस्ट सीरीज में सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, पार्ट वाइज टेस्ट होते हैं, तो अब ये नहीं सोचता था कि ये पढ़ लिया है तो ये दूंगा। खोला जो मन की, जो सब्जेक्ट जब एक बार रिवीजन हो गया, जो सब्जेक्ट मन किया खोला, उसका जैसे 1.5 घंटे का एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, दिया, ओवर एनालिसिस किया, उसके बाद फिर कोई भी दूसरा कंटिन्यू, ये नहीं कि मैं उठ जाऊं या ब्रेक ले लूं। तो इस तरह से लगभग मेरा दिसंबर के बाद से 15 दिसंबर के बाद से 1 महीना तो रिवीजन करने में लग गया। 15 दिसंबर के बाद से डेली करीबन करीबन 6 से 7 घंटा मैंने बैठ के टेस्ट सीरीज दी है, और ये 6 से 7 घंटा यूटिलाइज्ड टाइम है। अब आपने टेस्ट सीरीज की बात की तो इसी पर मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि मेडिजी की टेस्ट सीरीज का स्टैंडर्ड और गेट के एक्चुअल एग्जाम का स्टैंडर्ड कितना डिफरेंट था या कितना सिमिलर था? इस बार तो बहुत सिमिलर था, जो एडवांस लेवल टेस्ट सीरीज मेडिजी की रहती हैं। हाँ। इवन वो टेस्ट सीरीज लगाने के बाद जब मैंने गेट के मॉक लगाए, इधर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे, तब तो मुझे लग रहा था कि अरे ये क्या है, मैं तो जाने क्या क्या कर चुका हूँ पहले से। और इस बार पेपर टफ आ गया और वो टेस्ट सीरीज से मैच कर गया। वो बहुत फायदा कर गया। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जब भी आईआईटी कानपुर कंडक्ट करता है, हाँ, तो यूजुअली पेपर टफ आता है। एक्चुअली जब भी हम लोग टेस्ट सीरीज कंडक्ट करते हैं तो हम इस चीज को ध्यान में रखते हैं कि कौन सा आईआईटी इस बार एग्जाम को कंडक्ट करेगा, उसका किस तरह का पास्ट का पैटर्न है, या वहाँ पर किस ब्रांच को ज्यादा तरजीह दी जाती है। हाँ, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और आईआईटी कानपुर का तो एक बिल्कुल क्लोज रिलेशनशिप है। हाँ, कि वो तो फेमस ही है, जाने जाते हैं। तो हमें उम्मीद थी कि टफ पेपर आएगा, इसलिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे इस बार की टेस्ट सीरीज खास करके इलेक्ट्रिकल को ना थोड़ा टफ रखने के लिए। अब शुरुआत में वो टेस्ट सीरीज ब्रेनस्टॉर्मिंग थी, लेकिन फिर जब वो धीमे धीमे उसकी आदत हो गई तो फिर लगा कि नहीं, हाँ, कि अगर इतने बड़े की तैयारी कर ली है तो वहां तो कुछ ना कुछ तो कर ही आएंगे। तो 9th रैंक में आपके कितना स्कोर था और कितने मार्क्स हैं? 9th रैंक में सर मेरा गेट स्कोर था 959 एंड मार्क्स 60.67। दोस्तों 60.67 में इस बार इलेक्ट्रिकल में 9th रैंक है। अगर आप पिछले सालों का इतिहास उठा के देखोगे तो 9th रैंक लाने के लिए 85 मार्क्स चाहिए होते हैं। हाँ। तो दिस इज व्हाट द डिफिकल्टी लेवल। तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत टफ था, लेकिन हाँ, इस बार का इलेक्ट्रिकल का पेपर एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर रिलेटिवली टफ था। और मेडिजी में आपके कितने मार्क्स आते थे टेस्ट सीरीज में? मेडिजी में तो टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे, कि मतलब 2 या 3 टेस्ट सीरीज जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज छोड़ दी जाए तो बाकी सब में सिंगल डिजिट रैंक थी, 1 2 बार 2। ये तो रैंक हो गए, मैं मार्क्स की बात कर रहा हूं। मार्क्स 74 से 85 के बीच में रहते थे मेरे। राइट। तो दोस्तों आपकी जो मेडिजी की टेस्ट सीरीज में रैंक आ रही थी वो रिफ्लेक्ट हुई हाँ, एक टेस्ट सीरीज में मेरी 9th रैंक भी आई थी। चलो, तो 9th रैंक इन टेस्ट सीरीज एंड 9th रैंक इन गेट, दिस इज रेयर एंड इट हैपेंस समटाइम, इट इज कोइंसिडेंस आल्सो। दोस्तों आज मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि इन्होंने कहा, निहाल ने, कि लास्ट मोमेंट रिवीजन मैटर्स अ लॉट एंड प्रैक्टिस आपको ऐसे करनी है कि एग्जाम में आप गलतियां ना करें। उसके लिए टेस्ट को उसी टाइम फ्रेम में दीजिए जिस टाइम फ्रेम में एग्जाम में होने वाला है। हाँ, ये भी अगर 9 to 12 का आपका पेपर ये भी मैं फॉलो करता था। आप फॉलो करते थे कि अगर मैं 7 बजे उठ के नहा धो के अपना जो भी मुझे डेली का मंदिर करके मैं 8:45 बजे या बस 5 मिनट पहले बैठ जाता था, कि बस 9 से 12 एक टेस्ट सीरीज, एक फुल लेंथ टेस्ट, और लास्ट के टाइम में तो मैं 2 देने लगा था, एक 9 से 12 और एक 4 से 7। तो रियल टाइम एग्जाम दीजिए, और रियल टाइम एग्जाम का मतलब होता है कि अगर एग्जामिनेशन पेपर आपका 9 to 12 होने वाला है तो 9 to 12 शार्प टाइमर लगा करके, घड़ी को ऑन करके एक टेस्ट दीजिए, फिर अपने आप को जज करिए कि किस तरह की मेंटल स्टेट होती है, अब क्या कर पाएंगे। अगर वहां पर कोई गलतियां होती हैं तो उनको इम्प्रूव करिए, और ऐसे बहुत सारे टेस्ट दीजिए ताकि आपको 3 घंटे लगातार परफॉर्म करने की आदत हो। और अपनी मिस्टेक्स को भी मैं लिखता था, कि मतलब अगर वो, जैसे कई बार मैंने देखा कि सेम फॉल्ट, सेम दिक्कत आ जा रही है, तो अगर आप उसको एक पीछे लिख लो कहीं पे, और डेली रात में सोने से पहले एक बार देख लो कि मैंने क्या क्या गलतियां करी हैं शुरुआत से लेके आज तक। तो जैसे शुरुआत में तो मैट्रिक्स की कैलकुलेशन में कभी कभी गड़बड़ हो जाता था, तो सोचता था कि अरे ये क्या हो गया, तो फिर उसको लिख लेता था, छोटी छोटी सी बातों को भी, कि ये नहीं करना है, ऐसा ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। तो फिर वो धीमे धीमे मैंने खुद में देखा कि मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, मुझे चीजें हिट कर जा रही हैं,
कि ये पॉइंट उठाया। अच्छा, मेडी जी के गेट रैंक प्रेडिक्टर में क्या रैंक आती थी आपकी? मेडिजी के गेट रैंक प्रिंटर में तो सर इस बार 34 दिखा रहा था, हाँ। क्योंकि आईआईटी कानपुर ने हाँ। वो तो बदल दिया, आंसर तो थे। बहुत सारे। उसके बाद आपने दोबारा रीचेक नहीं किया आपने? नहीं एक ही बार, बहुत लास्ट में मैंने चेक किया। मैंने सोचा अच्छा। कि जब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कर लें हाँ। तो फिर एक एग्जैक्ट मुझे पता चल जाएगा। तो हाँ। ये शायद 2 मार्च के आसपास मैंने चेक किया है। अच्छा। तो मैंने देखा, तो मैंने नहीं देखा, मैंने अपने दोस्त को बोल दिया था कि जब तुम देख लो। मेरे से हिम्मत नहीं पड़ी देखने की। तो उसने देख के बताया कि 34 रैंक आ रही है। तो और उसने कहा था कि 3-4 तो फेक हैं, कि जो 99 98 आ रखे हैं। तो उसने कहा कि 28 तक आ जाएगी तुम्हारी। इस बार एक्चुअली यूआरएल पेस्ट करने का वो ऑप्शन नहीं दिया हाँ, उनने। इसलिए ना थोड़ा एग्जैक्ट नहीं परफॉर्म हो पा रही हाँ, थी। नहीं तो ये तो बच्चों की गलती है, क्योंकि स्टूडेंट कई बार अपने आप को मिसगाइड करते हैं। हाँ, वो नहीं तो करना दोस्तों ये था डिस्कशन निहाल से, और बड़ा मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा इनसे डिस्कस करके, और इनका जो एग्जाम का एक्सपीरियंस था वो भी बहुत अच्छा है। निहाल, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि मेडी जी के बारे में अगर आप फिर मैं कहूँ कि 2 लाइनें बोलें तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर मेडिजी आपको एज देता है। आप अगर पढ़ रखे हैं तो वो आपको एक, अगर आप 7th लेवल पे हैं तो आपको फर्स्ट लेवल पर पहुंचाने का पोटेंशियल रखता है। बस ये होना चाहिए कि बच्चे में ये होना चाहिए कि हम उतना हार्ड वर्क और उतनी परसिस्टेंसी से काम कर पाएंगे, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि फैकल्टी इतना अच्छा गाइड करते हैं कि फिर उसके आगे मैं कुछ क्या कहूँ। चलो, मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस थैंक यू वंस सर। अगेन। और दोस्तों, इस टॉपर्स टॉक को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कुछ इसमें से अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं आपको मिल पाई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और आपके कमेंट बॉक्स से आपके कमेंट्स को पिक करके आगे के टॉपर स्टॉक में मैं उनको इंक्लूड करूंगा। अगर आप मेडी जी के एलुमनाई रहे हैं और आपकी अच्छी रैंक है किसी भी एग्जाम में या फिर गेट में, ईएस में, इफ़ यू वांट टू कम इन टॉपर स्टॉक, यू आर मोस्ट वेलकम।